हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से। दोस्तों, मैं प्रेजेंट इफेक्ट पढ़ा रहा था। प्रेजेंट इफेक्ट में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा दिया था। आज इंट्रोगेटिव जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, वो शुरू होने जा रहा है। इसको मिस ना करिए। अगर आप इसको वीडियो देखना शुरू किए हैं तो अंत तक देखते रहिए। ध्यान दीजिए, मैंने दो प्रकार के इंट्रोगेटिव पढ़ाए हैं। एक एस नो टाइप पढ़ाया है जिसमें क्या शब्द आगे आ जाता है, आप देख ही रहे हैं क्या शब्द आगे आ गया है। और एक ऐसा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, देख रहे होंगे बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा है। क्वेश्चन वर्ड मैंने बता दिया है, आप उसको याद करें। क्या, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, कितना, कितनी, कितने, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड है अगर बीच में आएंगे तो इसका नियम दूसरा है। इसका नियम ये रहेगा कि आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ध्यान रहे फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर WH टाइप। ये WH टाइप में ज़्यादा नियम है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा होने वाला है। तो देखिए गाइस, अगर आपको क्या शब्द आगे दिखता है, क्या शब्द अगर आगे आ गया है, तो हमेशा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्या वह रोज किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है वह। अगर क्या शब्द आगे आ गया है तो सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी सहायक क्रिया लगेगी इसका पता लगाइए। वह यानी वह के साथ डज लगेगा तो डज यहाँ पर आगे हो जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वह यानी ही, डज ही। तब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्या, वह। तो इसमें वह ये कौन सा काम कर रहा है, पढ़ता है, तो ये क्रिया है, इसको लिख देंगे रीड। डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। अब क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पढ़ता है, किताब यानी द बुक। अब उसके बाद रोज बचा तो उसको लिख दीजिए आप डेली। गाइस, मैं हमेशा हर वीडियोज में आपको बताता रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप ढूंढ नहीं पाते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट जो काम करता है वो वर्ब होती है, और वर्ब से किसको या क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब क्या शब्द आगे आ जाता है तो हम डू डज को आगे कर देते हैं। क्या हम इस गाँव को पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं, उत्तर मिला हम। अब हम के साथ सहायक क्रिया डू लगेगा तो डू यहाँ पर आगे कर दिए, डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डू वी। अब पहले क्रिया आएगी, डू डज आगे कर दिए, सब्जेक्ट पीछे कर दिए, पहले वर्ब आएगी, यानी वर्ब पसंद करते हैं। पसंद करना की अंग्रेजी होता है लाइक। डू वी लाइक, क्या हम पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, इस गाँव को की अंग्रेजी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखी जाती है, लिख दे इस की अंग्रेजी दिस और विलेज। गाइस, इसी प्रकार इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप सारे सेंटेंसेस सही से पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। जैसे कहा जाए क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, तो तुम कहोगे यस आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसरिंग हो सकता है, स्पीकिंग भी हो सकता है। लेकिन गाइस, इसके लिए सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की जानकारी जरूरी है। लेकिन गाइस, अगर यस नो टाइप आया, क्या शब्द आगे आया, तो डू डज को आगे कर दो। और अगर इस तरह आया तुम शाम को क्या पढ़ते हो, तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया गाइस। क्या शब्द आगे नहीं आया है, बीच में आएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं, यानी क्या की इंग्लिश लिख देंगे व्हाट। अब पढ़ते हो कौन, तुम सब्जेक्ट ढूंढेंगे ताकि पता चल सके कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो तुम के साथ डू का प्रयोग होगा तो यहाँ पर डू लग जाएगा, व्हाट डू। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तुम यानी यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ते हो रीड। तब लिखेंगे शाम को, सुबह और शाम के लिए इन लग जाता है, इन इवनिंग। गाइस, यही थोड़ी भिन्नता है दोनों में अंतर है
कि इसमें क्या शब्द जब आगे आएगा तो कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड लिख दो, बाकी सेम नियम यानी डू डज को आगे करके सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य जो भी शब्द होगा वो लिखा जाएगा। गाइस जैसे इसको देखते हैं, तुम सुबह कब उठते हो, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। अब उठते हो कौन, तुम, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ पता चला कि डू लगेगा, क्योंकि यू के साथ डू ही लगता है, उसके बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे। व्हेन डू यू, अब उठना की अंग्रेजी होता है गेट अप या वेक अप भी होता है, तब सुबह शाम के लिए इन लग जाता है, इन मॉर्निंग। गाइस अगर आप ये सब चीज़ें जान जाते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हेन डू यू गेट अप इन मॉर्निंग, तो तुम्हें बताना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो वही प्रेजेंट इफेक्ट का नियम लगाएंगे, आई गेट अप, मैं उठता हूँ एट 5 o'clock इन मॉर्निंग, यानी सुबह में। तो गाइस अगर इसको आप जान गए तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ गई, अन्यथा इंग्लिश स्पीकिंग रटा रटाया आप जान सकते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या शब्द आगे आया, तो आपको सिर्फ डू डज आगे करना है। क्या वह तुम्हें एक उपहार देता है, तो कौन उपहार देता है, वह। अब इसके साथ तुम्हें डू को आगे कर देना है या डज को आगे कर देना है, तो उपहार देता है कौन, वह। ये सब्जेक्ट है, वह के साथ पता चला डज लगेगा तो डज लगा दीजिए आगे, डज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे ही। अब पहले क्रिया लिखेंगे, देता है यानी गिव, किसको देता है, तुम्हें, यू। तब हम लिखेंगे एक उपहार यानी ए गिफ्ट, या प्राइज भी लिख सकते हैं। गाइस डज ही गिव यू ए गिफ्ट, कभी कभी चाहो तो एक उपहार ये पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन तब टू का प्रयोग हो जाएगा, डज ही गिव ए गिफ्ट टू यू, इस तरह बन जाएगा। तो ये मैं आगे बताता रहूँगा गाइस, पहले साधारण चीज़ें आप समझ जाइए, उसके बाद जटिल चीज़ें आप समझिएगा। वह तुम्हें अपनी किताबें कब देती है, तो इसमें क्वेश्चन आ गया कब, तो कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। अब देती है कौन, उत्तर मिला हुआ है, इसके साथ डज लग जाएगा पहले, व्हेन डज। अब देती है कौन, वह, उत्तर मिला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, व्हेन डज सी, व्हेन डज सी, वह, ये सब क्वेश्चन वर्ड लिख दिए, सहायक क्रिया लिख दीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी। अब पहले क्रिया लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देती है यानी गिव, ध्यान रहे उसमें यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे। व्हेन डज सी गिव, किसको देती है, तुम्हें देती है, वो लिख देंगे पहले यू, तब ये लिखेंगे अपनी किताबें। सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होता है यानी हर, और किताबें यानी बुक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर बाय द वे ऐसा किसी ने पूछ लिया, व्हेन डज सी गिफ्ट यू, व्हेन डज सी गिव यू गिफ्ट, और तुम्हें उपहार कब देती है, तो तुमने कहा वो कभी उपहार नहीं देती है, तो सी नेवर गिव्स मी गिफ्ट, वो मुझे कभी उपहार नहीं देती है। गाइस इस प्रकार हम बोलेंगे। तो यहाँ इसमें अंतर आप समझते जाइए, इसमें क्या शब्द आगे आया तो डू डज को आप आगे कर दीजिए। विश्वास रखते हैं कौन, ये लोग, तो ये लोग प्लूरल नंबर पता चला बहुवचन है तो डू लग जाएगा, डू। फिर ये लिखे दीज पीपल, डू दीज पीपल, क्या ये लोग। अब पहले क्रिया लिखेंगे, रखते हैं, रखना की अंग्रेजी होता है कीप, क्या रखते हैं, विश्वास, विश्वास की अंग्रेजी होता है बिलीफ, या फिर फेथ लिख देंगे, फेथ। अब ईश्वर में की अंग्रेजी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, इन गॉड। तो जब ये क्या शब्द आगे आता है तो डू डज को आगे कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे कैसे, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हाउ। अब उठाते हैं कौन, छोटे लड़के, तो ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ डू लग जाएगा, हाउ डू। तब ये लिखेंगे स्मॉल बॉय, छोटे लड़के की अंग्रेजी होता है स्मॉल बॉय, उसमें एस जुड़ जाएगा क्योंकि बहुवचन है। हाउ डू स्मॉल बॉयज। उठाना की अंग्रेजी होता है लिफ्ट, लिफ्ट उठाते हैं, किसको उठाते हैं, भारी बोझ, तो भारी की अंग्रेजी हैवी हो जाता है, और बोझ की अंग्रेजी होता है बर्डन। तो
इस तरह गाइस हम WH टाइप बनाएंगे, SNO टाइप बनाएंगे, दोनों एक तरह से मैं पढ़ाता जाता हूँ आपको। क्या उसका भाई क्रिकेट खेलता है? कौन खेलता है? तो उत्तर मिला उसका भाई। अब इसके साथ क्या शब्द आगे आ गया? तो डज आगे कर देंगे, डज। अब उसका भाई यानी सब्जेक्ट लिख देंगे हिज ब्रदर, डज हिज ब्रदर। अब पहले खेलता है लिखेंगे प्ले, क्रिया आ जाएगी पहले, तब क्या खेलते हैं? क्रिकेट, वो लिख देंगे क्रिकेट, CRI। तो इस तरह से हम ये SNO टाइप बनाएंगे। SNO टाइप बनाते समय ध्यान रहिए क्या शब्द आगे आता है, तो डू डज को आप आगे कर दीजिए। ये खिलाड़ी क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर। अब खेलते हैं कौन? ये खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी सब्जेक्ट है, इसके साथ डज लगेगा क्योंकि बहुवचन है। बहुवचन है तो इसके साथ डू लगेगा, तो डू लग गया, वेयर डू। तब ये लिखेंगे दीज प्लेयर्स। वेयर डू दीज प्लेयर्स, बहुवचन के साथ डू लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। अब जब सब्जेक्ट लिख दिए तो क्रिया आ जाएगी उसके बाद, प्ले यानी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो गाइस ये नियम है इंट्रोगेटिव बनाने का। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाएगा तो वो चीज़ आप जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के ठीक बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डजंट या डोंट का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप उसको क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद लिख सकते हैं, नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। जैसे मैं बताता हूँ, गाइस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, जितना हो सके शेयर करिए और लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम इफ़ यू फेस प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। तो गाइस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डोंट या डजंट लिख दीजिए, और अगर या शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। दोनों तरफ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जैसे क्या हुआ? रोज खाना नहीं बनाती है। तो कौन रोज खाना नहीं बनाती है? उत्तर मिला वह। इसके साथ आपको डज आगे करना है, तो आप डज आगे कर दिए। अगर डजंट नहीं लिखना चाहते हैं तो तुरंत सब्जेक्ट लिख दीजिए, डज सी, और तब नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इसको मैं दो तरह से बताता हूँ, डज सी नॉट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, बनाती है यानी कुक, क्या बनाती है? खाना यानी फूड। तब हम ये लिखेंगे रोज यानी डेली। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने का यही नियम है। लेकिन गाइस आप अगर डज और नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डजंट, तो नॉट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यानी लिखेंगे डज, और उसी में शॉर्ट फॉर्म अगर लिख देंगे डजंट, तो सी लिख दीजिए, डजंट सी। अब नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ नॉट लग गया, डजंट सी। अब कुक लिख देंगे। ध्यान रहे डू डज के साथ वर्ब में एस्ट्रास नहीं जुड़ता है, कुक फूड डेली। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, वह अपनी कार क्यों नहीं चलाता है? गाइस अगर इंट्रोगेटिव है प्लस उसमें नॉट भी नो लगा है यानी नहीं लगा है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसको दो तरह से मैं बताता हूँ। अगर डू डज आप क्वेश्चन वर्ड के बगल में लिखते हैं तो नॉट सब्जेक्ट के बगल में लिखा जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्यों यानी व्हाई। अब नहीं चलाता है कौन, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हम लगाएंगे डज, व्हाई डज। तब सब्जेक्ट लिख देंगे ही। अब अगर डजंट यहीं पे लिख दिया जाए तो फिर नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं, और अगर नहीं लिखा है तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। व्हाई डज ही नॉट, चलाना की अंग्रेजी होता है ड्राइव। क्या चलाता है? अपनी कार, यानी ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, और कार की अंग्रेजी कार। गाइस इसको मैं दूसरी तरह बताता हूँ। अगर डजंट आप साथ में लिखना चाहते हैं
तो व्हाई लिख दिए। अब डजंट आप साथ में लिख दिए। अगर आप डजन साथ में लिख दिए तो नॉट फिर लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो व्हाई डजंट ही ड्राइव हिज कार। तो गाइस इस तरह से इंट्रोगेटिव बताएंगे। मैं एक सेंटेंस और बताता हूँ। क्या सूर्य पूरब से नहीं निकलता है? तो ये इंट्रोगेटिव तो है प्लस निगेटिव भी है। क्या सूर्य पूरब से नहीं निकलता है? कौन नहीं निकलता है? सूर्य पता चला है सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, डज द सन। अब अगर तुमने डजंट नहीं लगाया है तो नॉट के बाद, नॉट आपको सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाना है। डज द सन नॉट, निकलना की अंग्रेजी होता है राइज, पहले क्रिया लिखेंगे राइज, तभी लिखेंगे पूरब से की अंग्रेजी प्रीपोजिशन है फ्रॉम, आगे आ जाएगा फ्रॉम। पूरब की अंग्रेजी होता है द ईस्ट। इस तरह हम बनाएंगे। गाइस आप अगर इसको डजंट लिख देते हैं तो फिर नॉट की आवश्यकता ही नहीं है। डजंट लिख दिए, डजंट द सन सब्जेक्ट लिख दिए। अब नॉट क्यों लगाया जाएगा फालतू में, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग ही गया है। डजंट द सन, अब लिख देंगे राइज, फिर वही फ्रॉम द ईस्ट। तो इस तरह गाइस हम दो तरह बना सकते हैं। एक सेंटेंस WH टाइप में देखते हैं। यह गाड़ी समय पर क्यों नहीं पहुंचती है? ये इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे व्हाई। अब पहुंचती है कौन? यह गाड़ी, ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज लग जाएगा। अगर आप यहीं डजंट लिख देते हैं तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर डज लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। व्हाई डज, तब लिखेंगे दिस ट्रेन। व्हाई डज दिस ट्रेन, अगर ये कोई दूसरी गाड़ी है जो सड़क पर चलने वाली है तो उसके लिए व्हीकल लिखा जाएगा, और अगर ये ट्रेन है वास्तव में रेल है तो उसके लिए ट्रेन लिखा जाएगा। व्हाई डज दिस ट्रेन, अब नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। पहुंचना की अंग्रेजी होता है अराइव या रीच भी होता है। अब समय पर की अंग्रेजी लिख देंगे एट टाइम। लेकिन गाइस अगर हम डजंट एक साथ लिख दें, वैसे डजंट वाला डोंट वाला जो नियम है ये थोड़ा ईजी है, और वैसे भी मॉडर्न एज में इसी का जो है चलन है, शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लिखा जाता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो व्हाई को आगे कर देंगे, और अगर आपने डजंट लिख दिया तो फिर नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं। व्हाई डजंट, अब सब्जेक्ट लिख दो दिस ट्रेन, फिर नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें नॉट लग गया। व्हाई डजंट दिस ट्रेन, पहुंचना की अंग्रेजी अराइव लिख सकते हैं या रीच लिख सकते हैं। अब समय पर की अंग्रेजी एट टाइम। तो गाइस इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनता है। इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका कुछ खास नियम है, कुछ दूसरा नियम है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और अगर फेयर कॉपी आपने बनाया है तो निश्चित तौर पर सारे नियम लिख लीजिएगा ताकि समझ में अच्छी तरह आ जाए। गाइस मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो कृपया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी जो भी सोशल साइट आप यूज करते हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं वीडियोज़ को और अच्छी तरह बनाने की और बढ़िया मेथड लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको प्रेरणा मिल जाती है उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। कुछ क्वेश्चन वर्ड में से एक है हु, यानी कौन या किसने। इसका नियम अलग है। इसमें एक नोट या नियम करके आप लिख लीजिएगा, मैं बोलने जा रहा हूं। हु से शुरू होने वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है।
हु ही सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए इस वाक्य को इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं बल्कि इसको अफर्मेटिव या निगेटिव के रूप में बनाते हैं। और हु के साथ ध्यान रहे सब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो हु सब्जेक्ट स्वयं रहता है, इसलिए इसके बाद वर्ब में यस अथवा यस जुड़ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसका नियम एकदम अलग है, यानी हु जब लिखोगे आप, इसके साथ आपको सीधा वर्ब में यस या ईएस जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखनी है। इसका नियम थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। जैसे ध्यान दीजिए, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो इसमें देखिए कौन आ गया और आप सब्जेक्ट ढूंढिए। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? कौन, कौन ही कोई व्यक्ति होगा, वही सब्जेक्ट है, उसी को हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो कौन शब्द हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। यही कारण है कि इसको हम अफर्मेटिव के नियम से बनाते हैं, यानी पहले कौन की अंग्रेजी हम लिखेंगे हु। अब उसके बाद वर्ब में यस अथवा यस सीधा वर्ब लिख देंगे, पढ़ाता है यानी टीच, और उसमें जुड़ जाएगा ईएस, क्योंकि सी एच आया है तो ईएस जुड़ जाएगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया है। हु टीचेज कौन पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? उत्तर मिला तुम्हें, यू। अब लिखेंगे हिंदी। गाइज ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूं। किसको का प्रश्न करके जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो पहला ऑब्जेक्ट होता है, किसको का प्रश्न करके। और क्या का प्रश्न करके जो मिलता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले ये लिखा जाता है फिर ये लिखा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि पहली बात तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हमेशा सजीव चीज़ मिलते हैं, इसमें प्रायः निर्जीव चीज़ मिलती है, कभी कभी सजीव चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैंने देखिए एकदम सेम टू सेम उसी तरह लिखा है। हु टीचर्स कौन पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है का प्रश्न करके पहला ऑब्जेक्ट मिल गया तुम्हें यू, और क्या पढ़ाता है हिंदी। अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको इधर लिख दिया जाए, इसको इधर लिख दिया जाए, तो फिर हमें बीच में टू लगाना होता है। बन जाएगा उस तरह भी, लेकिन बीच में टू लगाएंगे, यानी हु। अब टीचर्स मतलब पढ़ाता है, यानी यस अथवा यस जुड़ जाएगा। अब क्या पढ़ाता है, हिंदी, चाहो तो पहले हिंदी भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने क्रम को उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया है, तो बीच में टू लग जाएगा, टू यू। तो गाइज इस तरह से हु का नियम रहेगा अगर वो अफर्मेटिव है तो। और देखिए अंग्रेजी पढ़ना कौन पसंद नहीं करता है। अब अंग्रेजी पढ़ना कौन पसंद नहीं करता है, इसमें कौन पसंद नहीं करता है, कौन, यही सब्जेक्ट है। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट है ये नहीं है, सब्जेक्ट हु ही है, यानी हु सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना कौन पसंद नहीं करता है, जो कौन होगा वही पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हु हो गया। हु के साथ ध्यान रहे ये वाला नियम लगाएंगे, यानी आपने हु लिखा हु, अब पहले निगेटिव आ गया चूंकि, तो निगेटिव आ गया तो आपको डज नॉट लगाना है। गाइस अगर ये वाक्य निगेटिव है तो इसका नियम ये होगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, हु के साथ केवल डज नॉट लगेगा, या डजंट आप लिख सकते हो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने की गलती ना करना, क्योंकि सब्जेक्ट होता है नहीं, ज़बरदस्ती किसी को सब्जेक्ट बना दो तो अलग बात है। तो हु डज नॉट, अब पहले क्रिया लिखेंगे पसंद करता है, यानी लाइक। अब देखिए गाइस अंग्रेजी पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना इन्फिनेटिव है, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जिस क्रिया में ना नी ने जुड़ा होगा वो इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव है और पढ़ना, किसको पढ़ना, अंग्रेजी, क्या पढ़ना अंग्रेजी, उसका ऑब्जेक्ट है। पहले हमेशा क्रिया लिखी जाती है, इन्फिनेटिव लिखी जाती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव यानी ना नी ने अगर जुड़ा है तो टू लगा देंगे, टू रीड। क्या पढ़ना, इंग्लिश, यानी इंग्लिश लिख देंगे हम। Who does not like to read English? और समझिए थोड़ा सा,
यहाँ कौन रहता है, तो इसमें रहता है कौन, कौन ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिख देंगे हु। अब रहता है सीधा क्रिया लिखेंगे और उसमें एस जोड़ देंगे, लिव्स, अब यहाँ लिख देंगे। एक्चुअली इसका नियम यही है, इसमें ये इंट्रोगेटिव की तरह से नहीं बनता है गाइज। और सेंटेंस आप एक समझिए, निगेटिव अगर आ जाए, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुम्हें कौन नहीं जानता है, अगर निगेटिव है तो कौन नहीं जानता है, कौन यही सब्जेक्ट हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे हु। अब इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, हु डज नॉट। जानना की अंग्रेजी नो होता है, डू डज लगता है तो फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब किसको जानता है, तुम्हें, यू। दोस्तों हु का नियम बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि अफर्मेटिव निगेटिव की तरह बनता है, ये इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चन आशा है, उम्मीद है मुझे कि आपने सारे क्वेश्चन वर्ड याद कर लिए हैं। अगर नहीं याद किया है तो मेरा वीडियो शुरू से देखिए और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में मैंने लिखा है, जब पहली बार मैंने इंट्रोगेटिव पढ़ाया है तो क्वेश्चन वर्ड लिखा है। क्वेश्चन वर्ड बिना याद करे आप कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं याद है तो इंट्रोगेटिव नहीं बना पाओगे। तो गाइज कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिसके साथ एक नियम लगता है, मैं उसको आपको बताता हूँ। यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हुईच, या कभी कभी इन हुईच आ जाता है। तो मैंने ये सब लिखा दिया है, इसकी हिंदी मैंने लिखा दी है, फिलहाल एक बार और लिखे देता हूँ। इसका मतलब कितना, कितनी या कितने आदि होते हैं। इसका मतलब किसका, किसकी या किसके इत्यादि होते हैं। व्हिच मतलब कौन सा या कौन सी या कौन से, या कभी कभी किस शब्द आ जाता है, किस। और इन व्हिच मतलब किस में। तो गाइस इसका एक नियम है, पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हाउ मैनी का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जिसको गिना जा सके, जो काउंटेबल हो। हाउ मच का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, यानी ना गिना जा सके। और ये तो हुज हुईच वैसे ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं गाइस। पहले हम इजी से शुरुआत करते हैं। ये इंट्रोगेटिव इतना टफ है कि मैं एक बार इसको और पढ़ाऊँगा सही से। फिलहाल सही से पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा आज वह कितना प्रश्न पूछता है। ये जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हुईच, इन हुईच। इसका एक नियम है, ये लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य में अपने बगल में लिखे हुए शब्द से प्रश्न पूछते हैं, यानी अपने ठीक बाद में लिखे हुए शब्द से प्रश्न करते हैं। जैसे कितना प्रश्न, तो कितना किसके लिए आया है, प्रश्न के लिए आया है। या दूसरी तरह इसको जान लीजिए, इन क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में जो शब्द आता है जिससे ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड माना जाता है, उसको साथ में लिखते हैं। तो गाइस नियम तो यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिख दिए, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नियम तो यही रहेगा गाइस। बस ये ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में जो लिखा रहता है वो पूरा क्वेश्चन वर्ड है, पूरा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। अब कितना के बगल क्या लिखा है, प्रश्न, प्रश्न को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो हाउ मैनी लगेगा, हाउ मैनी। और प्रश्न की अंग्रेजी हम लिख देंगे क्वेश्चंस। ध्यान रहे हाउ मैनी के बाद जो शब्द आता है वो बहुवचन बनता है। अब हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है इतना बड़ा, पूछता है कौन, वह ये सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज लग जाएगा। हाउ मैनी क्वेश्चन डज, तब सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और पूछना की अंग्रेजी आस्क। ये इस तरह से बनेगा गाइस। और देखिए, बच्चा कितना,
दूध पीता है। अब इसमें देखिए कितना किससे प्रश्न कर रहा है, दूध से। तो दूध अनकाउंटेबल है, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं आप। दूध अनकाउंटेबल है, वो मात्रा होती है। तो जो चीज़ गिना नहीं जा सकता है वो हमेशा हाउ मच, यानी हाउ मच लगेगा उसमें। तो कितना के बगल दूध आया है तो ये सारा क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाएगा, तो हम लिखेंगे हाउ मच। अब दूध भी लिख देंगे, मिल्क, अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। पीता है कौन, सब्जेक्ट मिला बच्चा, तो इसके साथ पहले सहायक क्रिया डज लगा देंगे। हाउ मच मिल्क डज, तब लिखेंगे बच्चा यानी द चाइल्ड, द चाइल्ड। पीता है कि अंग्रेजी ड्रिंक लग सकते हो या टेक लिख सकते हो, ड्रिंक। और देखिए वह कौन सा गीत गाती है। अब इसमें देखिए कौन सा के बगल में गीत आ गया। कौन सा गीत से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाएगा, यानी व्हिच। गीत यानी सॉन्ग। अब गाती है कौन, वह, इसके साथ डज लग जाएगा। फिर वह लिख देंगे सी, गाना की अंग्रेजी होता है सिंग। डू डज के साथ अथवा एस नहीं जुड़ेगा। गाइज इस प्रकार से इस क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को बनाया जाता है। 2-3 सेंटेंस मैं और समझाता हूँ गाइज, लेकिन WH टाइप का नियम थोड़ा लंबा है, तो उसको मैं अगले वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियरिटी करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा, तो आपको इंट्रोगेटिव पूरी तरह से आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट इफेक्ट का मैं इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखाऊँगा। अगर आपने सही से पढ़ा है तो मेरा दावा है कि आप इंग्लिश स्पीक जरूर करोगे। ये कभी कभी किस में आ जाता है, जैसे कहा जाए वह अब किस कक्षा में पढ़ता है। वह अब किस कक्षा में पढ़ता है, तो किस के बगल में गाइस क्या लिखा है, कक्षा। लेकिन इसमें जो में होता है वो भी साथ में लिखा जाता है, इन व्हिच, तब ये कक्षा लिख देंगे, यानी इन व्हिच क्लास साथ में लिखेंगे। अब पढ़ता है कौन, वह सब्जेक्ट मिल गया, इसके साथ आप डज लगा दीजिए क्योंकि ही के साथ डज ही लगता है। इन व्हिच क्लास डज, तब सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब पढ़ता है कि अंग्रेजी रीड। ऐसे वाक्यों में चाहो तो आप व्हिच क्लास लिख के इनको चाहो तो आप यहाँ लिख दो, तब भी सही रहेगा। और देखिएगा आज एक सेंटेंस, तुम किसका छाता लेते हो। तो गाइस यहाँ पर किसका के बगल में क्या लिखा है, छाता, यानी किसका छाता से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो ये साथ में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, हम लिख देंगे हुज। और छाता की अंग्रेजी आप सभी जानते हैं, अम्ब्रेला। हुज अम्ब्रेला आप लेते हो कौन, तुम, इसके साथ डू लग जाएगा, तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू। और लेना की अंग्रेजी टेक। हुज अम्ब्रेला डू यू टेक, इस तरह से बनाएंगे। तो गाइज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश स्पीकिंग अवश्य सिखा दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मेरा मानना है कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रामर, जिसका ग्रामर मेन पोर्शन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय लगता है, और जब बेसिक इंग्लिश आ जाती है तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको अपने आप आ जाएगी। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, या मेरे पढ़ाने का जो ढंग है, तरीका है, वो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, और अगर आप नए हैं वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।